गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा व्याकरण का प्रकरण है वर्ण। वर्ण की परिभाषा देखेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि ए, ई, उ, री और लरी इत्यादि। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी भाषा की जो मूल इकाई होती है वो हमारी वर्ण ही होती हैं। वर्णमाला, अब वर्णों से मिलके ही हमारी वर्णमाला का निर्माण होता है। तो वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जैसे कि हिंदी में ए, आ, क, ख इत्यादि, अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी इत्यादि। वर्णों के भेद पढ़ेंगे। हमने वर्ण देखे हैं और वर्णमाला। अब हम वर्णों के भेद पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं हमारे स्वर वर्ण और दूसरे हमारे व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर या अच वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण अन्य ध्वनि की सहायता के बिना हो सकता है। स्वर का अर्थ है ऐसा अक्षर जिसका उच्चारण स्वयं होता है। यानी स्वर की एक परिभाषा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वयं होता है, उनके उच्चारण में किसी हमें अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी होती है। जैसे कि संस्कृत भाषा में सामान्यतः निम्न 13 स्वर कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे कुल 13 स्वर हैं जो संस्कृत भाषा में हैं, और जो हिंदी में है हमारे 11 स्वर हैं। तो 11 स्वर में से 2 स्वर ऐसे हैं जो री और री, ये हमारे 2 संस्कृत में अलग से होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमने 13 स्वर पढ़ लिया, अब इनका अलग अलग विभाजन पढ़ेंगे। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर भी कहते हैं हम इनको, जैसे कि इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर 5 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, लरी। ये हमारे ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर कहे जाते हैं। ये 5 मूल स्वर भी कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है। दूसरे हमारे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है। जैसे दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं। कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे 8 स्वर हो गए हैं। विशेष है इनके बारे में। उपयुक्त दीर्घ स्वरों में प्रथम 4 होते हैं। आ, ई, उ, री का उच्चारण क्रमशः ए, ई, उ, री के उच्चारण में दुगुना समय लगने से हो जाता है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ संधि में जब हम बनाते हैं तो यही वर्ण हमारे काम आते हैं। शेष जो 4 स्वर हैं ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त मिश्र या संधि स्वर कहलाते हैं। ये दोनों दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे कि हम बात करें हम ए की, तो ए प्लस ई ए बनता है, ए प्लस उ ओ बनता है हमारा। तो ये हमारे गुण स्वर कहलाते हैं, यानी गुण संधि में आते हैं। और ए प्लस ए ऐ होता है, ए प्लस ओ औ बनता है। तो ये हमारे वृद्धि स्वर यानी जो हमारी वृद्धि संधि होती है, इनमें ऐ और औ जो वर्ण बनते हैं हमारे ये है। तो ये तो चारों कौन से होते हैं? हमारे मिश्रित स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर भी कहते हैं, सुक्त स्वर भी कहते हैं। अगले हमारे वर्ण हैं प्लुत। जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं तथा उनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। अप्लुत स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं का द्योतक जो 3 का अंक प्रयोग में लाया जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा हम किसी भी स्वर को अगर हम प्लुत बना रहे हैं तो उसके सामने ये लगाएंगे, तब पता लगेगा कि वो प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी व्यक्ति को हम दूर से बुलाने के लिए जो लास्ट का जो अंतिम वर्ण होता है वो हमारा लंबा खिंच जाता है।
जैसे कि ओम, ओम में जो ओ उच्चारण करते हैं तो ओम में जो लास्ट में ओ की मात्रा है वो लंबी खींचने से हम प्लुत हो जाता है, तो प्लुत के लिए हमें यहाँ पे चिन्ह लगाए, तो ये प्लुत स्वर है। विशेष प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है। देखिए ए, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, यानी ये हमारे 9 प्लुत स्वर हैं। और जैसे ये स्वर लिखे हुए हैं उनके आगे हमने प्लुत का जो चिन्ह है वो लगाया है। ह्रस्व दीर्घ तथा प्लुत सबको मिलाने से संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 22 हो जाती है। 5 ह्रस्व है, 8 दीर्घ है, 9 प्लुत हो जाती है। प्राय ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों को ही अधिक प्रयोग होने से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 13 मानी जाती है। यानी ज़्यादातर हम प्रयोग में लेते हैं वो 13 स्वर ही माने जाते हैं, परंतु अगर हमसे पूछे जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो वो हमारी 22 होगी। वो 22 कैसे हैं? 5 हमारे ह्रस्व हैं, 8 दीर्घ है और 9 प्लुत स्वर होके कुल हमारी 22 संख्या हो जाती है। अब हम स्वर पढ़ चुके हैं तो हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। व्यंजन में जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना सहज में उच्चारित न हो सके उन्हें हम व्यंजन या हल कहते हैं। व्यंजन वर्ण ये हैं क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। ऊपर जो व्यंजन दिए गए हैं वे स्वर रहित हैं, यानी जो हलंत हैं वो कैसे हैं? स्वर रहित हैं। इसके स्वर सहित स्वरूप को बताने के लिए इनके नीचे जो हल्का चिन्ह है यानी जो हलंत का है वो लगाया जाता है, यानी स्वर रहित बताने के लिए। और जब इनके साथ किसी स्वर का मेल हो जाता है तो हल्का चिन्ह हट जाता है तथा उसके साथ उस स्वरों की मात्रा का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि क है, क में ए मिलाएंगे तो क हो जाएगा। और उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों का प्रयोग करना होता है, यानी बिना स्वरों के व्यंजन उच्चारित नहीं होते हैं हमारे। हम लिखित में लिख सकते हैं, परंतु जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उसके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। जैसे कि मात्राएं क प्लस ए कह बन गया, ख प्लस ए ख बन जाता है। व्यंजनों का अब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों के निम्न 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। स्पर्श व्यंजन होंगे हमारे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीहा के मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करें तो हमारी जीभ है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है तथा वायु कुछ क्षण के लिए रुककर एक झटके के साथ बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श कहते हैं। यानी जो हमारे मुख से जो हवा निकल रही है वो एक स्पर्श करती हुई एक झटके के साथ बाहर आती है। अब देखते हैं हम स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं हमारे। क से लेके मै तक के जो 25 व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। पहले हम देखते हैं इनमें से 5 वर्गों में बांटा गया है। हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग हो गया, क में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये। त वर्ग में हमारे ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में हमारे त, थ, द, ध, न। प वर्ग में हमारे प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार हमारे 5 वर्ग हो जाते हैं और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होने से हमारे कुल स्पर्श वर्णों की संख्या 25 हो जाती है। अगला है हमारे अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है उन्हें अंतस्थ कहते हैं। यानी जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो हमें बहुत कम शक्ति के साथ, यानी मुख की जो हवा है हमारी धीरे से हमारे मुख से निकलेगी। जैसे ये स्वर तथा व्यंजनों के मध्य में स्थित है, इनकी संख्या 4 है। ये र, ल, व, यानी जब इनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा है, यानी एक आराम से उच्चारण हो रहा है। और ये स्वर और व्यंजनों के बीच में आने से इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं और अंतस्थ इनका नाम रखा गया है। और अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह र, ल, व है इनका निर्माण स्वरों से ही होता है। इन वर्णों को यण वर्ण भी कहा जाता है। जैसे कि हम यण संधि का में जो वर्ण काम लेंगे तो ये र, ल, व ही हमारे प्रयोग में आते हैं, इसीलिए इनको यण वर्ण भी कहा जाता है। यण वर्णों के आधार पे ही संधि का नाम यण संधि रखा गया है। उसमें वर्ण है हमारे ये, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है उसे उष्म या घर्षक कहते हैं।
यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से वायु धीरे रगड़ के साथ यानी एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इनको ऊष्मा वर्ण कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन से। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे श, से, है, से, यानी तीनों से हैं, उनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है और इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु एक रगड़ के साथ यानी ऊष्मा उत्पन्न करती हुई हमारे मुख से बाहर निकलती है। उपयुक्त वर्गों के अतिरिक्त निम्न 4 वर्णों का प्रयोग भी संस्कृत भाषा में होता है तथा इन्हें अयोगवाहक कहते हैं, यानी स्वर और व्यंजन हमने पढ़ लिए हैं। तो हमारे जो अलग से कुछ वर्ण हैं जिन्हें हम अयोगवाहक कहते हैं, देखते हैं। अनुस्वार, पहला हमारा है अनुस्वार। अयोगवाह में अनुस्वार किसी स्वर के बाद न या म के स्थान पर आता है, जैसे ग्रहम, गच्छति। ग्रहम में मैं के स्थान पर है, उसके पूर्ववर्ती ए स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार का एक नियम होता है कि जय न और मैं के स्थान पे ही हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उसके पहले पूर्ववर्ती वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। विसर्ग आता है। विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के बाद होता है, इसका पृथक से उच्चारण होता है, यानी जैसे कि अनुस्वार का तो हम ग्रहम कर रहे हैं, चाहे हम मैं लगा रहे हैं तो भी वैसा ही उच्चारण होगा, परंतु जब हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो उसका अलग से उच्चारण होगा, यानी विसर्ग रहित वर्ण अलग उच्चारित होगा और विसर्ग सहित वर्ण अलग से उच्चारित होंगे। जैसे कि नर एक सामान्य शब्द है, उसमें विसर्ग नहीं होने से नर होगा, और जैसे ही नर में हम विसर्ग लगाने से नर है, हरि है, स है, यानी इत्यादि इनका विसर्ग का उच्चारण होता है। जिहा मूल्यम, क ख तथा क ख से पूर्व अर्ध विसर्ग के समान जिहा मूल्यम का प्रयोग किया जाता है, यानी जिहा मूल्यम वर्ण हमारे क और ख होते हैं। कौन से क और ख, यानी इनसे पूर्व अर्ध विसर्ग लगाया जाता है तो वो हमारे जिहा मूल्यम में गिने जाते हैं। उपधमान्यम, प तथा फ के पूर्व अर्ध विसर्ग के चिन्ह को उपधमान्यम कहते हैं, यानी प और फ के पहले अगर हम अर्ध विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे उपधमान्यम होते हैं। धन्यवाद।